डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन ने किया नामांकन। अमित शाह, नड्डा समेत दिग्गज नेता रहे मौजूद। कल होगा नितिन नवीन के नाम का ऐलान। मुंबई में मेयर पद की जंग, शानदार जीत के बाद 5 स्टार होटल में रुके शिवसेना पार्षदों से मिले एकनाथ शिंदे। उप मुख्यमंत्री शिंदे शिवसेना ने सभी 29 नवनिर्वाचित नगर सेवकों से किया संवाद। चित्रकूट में सड़क किनारे 21 बंदरों के शव मिलने से हड़कंप। बंदरों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची में एसआईटी ने मानव तस्कर के बड़े नेटवर्क का किया खुलासा। अलग अलग जगहों से 12 बच्चे की बरामदगी, वहीं गिरोह के 13 तस्कर गिरफ्तार किए गए। बिहार, उड़ीसा, बंगाल और यूपी तक फैला है नेटवर्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया। यह बोर्ड इजराइल हमास सीजफायर समझौते के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गाजा में पुनर्निर्माण, शासन और निवेश की देखरेख करना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बिहार सरकार में मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन नवीन ने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में हुई इस अहम राजनीतिक घटनाक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। संगठन पर्व के तहत चल रही इस प्रक्रिया में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य इकाई प्रमुख और वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। नामांकन की प्रक्रिया दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक चली, जिसके बाद शाम को नामांकन पत्रों की जांच की गई। नितिन नवीन का नामांकन पार्टी के भीतर उनकी मजबूत स्थिति और संगठनात्मक पकड़ को दर्शाता है। बिहार भाजपा के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाने वाले नितिन नवीन ने लगातार 4 विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी सियासी ताकत साबित की है। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से उनकी जीत ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान में वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सड़क निर्माण और शहरी विकास जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भाजपा के संगठनात्मक संतुलन और भविष्य की रणनीति का अहम संकेत है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और आने वाले समय में भाजपा की कमान किस दिशा में आगे बढ़ेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा के लिए गठित किए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का न्योता दिया है। बोर्ड ऑफ पीस अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच हुए सीज फायर समझौते के दूसरे चरण का अहम हिस्सा है। इस बोर्ड की जिम्मेदारी गाजा में पुनर्निर्माण, शासन व्यवस्था, निवेश और पूंजी जुटाने की निगरानी करना होगा। बोर्ड की अध्यक्षता खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। शुरुआत में यह संस्था गाजा संघर्ष पर केंद्रित रहेगी, लेकिन बाद में इसे अन्य वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए भी विस्तारित किया जाएगा। यह जानकारी अमेरिकी पत्र और ड्राफ्ट चार्टर के हवाले से दी गई है। यदि भारत इस निमंत्रण को स्वीकार करता है तो वह अन्य सदस्य देशों की तरह 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए बोर्ड का हिस्सा बनेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि कोई देश 3 साल के बाद भी बोर्ड की सदस्यता जारी रखना चाहता है तो उसे $1 अरब लगभग 8,300 करोड़ का योगदान देना होगा। इसके बदले उस देश को बोर्ड की स्थायी सदस्यता मिलेगी। यह राशि बोर्ड की गतिविधियों और संचालन के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। फिलहाल शुरुआती 3 साल की सदस्यता के लिए किसी भी तरह के वित्तीय योगदान की आवश्यकता नहीं होगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के नवनिर्वाचित नगर सेवकों को बधाई दी। मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल पहुंचकर बधाई देते हुए शिवसेना के सभी 29 नवनिर्वाचित नगर सेवकों से संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अपने अपने प्रभाग में ऐसे बदलाव किए जाएं जो जनता को स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आपने जो काम किए हैं वे लोगों की नजर में आने चाहिए। शिवसेना की छवि को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई भी कार्य न हो, इसकी विशेष सावधानी बरतने का निर्देश उन्होंने दिया। साथ ही अपने प्रभावों में होने वाले सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के हों, इसके लिए सभी को प्रयास करने की अपेक्षा व्यक्त की।
उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभाग का सर्वांगीण विकास करने की भी अपेक्षा जताई। महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी किया है। यह लॉटरी 22 जनवरी 2026 को सुबह 11 बजे मंत्रालय के परिषद सभागृह में आयोजित की जाएगी। राज्य की 29 महानगर पालिकाओं में महापौर पद का आरक्षण तय करने के लिए आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी। नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में यह प्रक्रिया संपन्न होगी और संबंधित अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए जाएंगे। इस आरक्षण लॉटरी पर राज्य के सभी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है। महापौर का चुनाव पार्षदों द्वारा दिया जाएगा और ये पद आरक्षण के तहत आता है। लॉटरी के जरिए मेयर पद को लेकर प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने की कोशिश की जाती है। लॉटरी के जरिए ये सुनिश्चित किया जाता है कि अलग अलग सामाजिक वर्ग के लोगों को समय समय मेयर पद पर बैठने का मौका मिले। महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में बीजेपी 2,869 सीटों में से 1,425 सीटें जीतकर मुंबई और पुणे सहित 12 से अधिक महानगर पालिकाओं में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। बीजेपी ने इस निकाय चुनाव में ठाकरे और पवार परिवारों के गढ़ों में सेंध लगाते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। ब्रह्मबंध मुंबई महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने 89 सीटों पर जीत हासिल की। बीएमसी में 227 वार्ड है। यह देश का सबसे धनी नगर निकाय है। बीएमसी चुनाव में जीत हासिल कर बीजेपी ने ठाकरे परिवार के करीब 3 दशक पुराने वर्चस्व को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह जनता दर्शन किया। उन्होंने प्रदेश भर से आए हर फरियादी की समस्या सुनी और निराकरण के लिए अफसरों को निर्देश दिया। इस दौरान लखनऊ निवासी महिला सीमा ने मुख्यमंत्री की आर्थिक विपन्नता का जिक्र किया और पति द्वारा घर से निकाले जाने की शिकायत की। आग्रह किया कि उन्हें घर में रहने की जगह दिलाई जाए। इस पर मुख्यमंत्री ने पुलिस आयुक्त को तत्काल उचित कार्यवाही का निर्देश दिया। लखनऊ निवासी सीमा अपनी 2 बच्चियों को लेकर सोमवार को जनता दर्शन में पहुंची। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि ससुर का निधन हो गया है। पति और ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया है। 2 छोटी बच्चियों को लेकर वह भटक रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से उन्हें वापस ससुराल में भिजवाने तथा वहां रहने देने के लिए गुहार लगाई। महिला ने बच्चों के लालन पालन के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस आयुक्त को मामले में तत्काल उचित कार्यवाही का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अपने माता पिता के साथ आए सभी बच्चों को चॉकलेट दी और मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। इस दौरान मां सीमा के साथ 2 साल की नन्ही अनन्या भी आई थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें भी चॉकलेट दी और दुलार किया। चॉकलेट पाकर बच्ची खिलखिला उठी। जब मुख्यमंत्री ने उनसे चॉकलेट मांगी तो उसने बड़ी मासूमियत से चॉकलेट वापस सीएम की तरफ बढ़ा दी। यह देखकर मुख्यमंत्री का बाल प्रेम उमड़ पड़ा। इस दौरान नन्ही बच्ची की भाव भंगिमा और मुख्यमंत्री का संवाद देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति भाव विभोर हो गया। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री के समक्ष पुलिस, बिजली विभाग के साथ ही आर्थिक सहायता से जुड़े प्रकरण भी आए। मुख्यमंत्री ने सभी से मिलकर उनका प्रार्थना पत्र लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर प्रकरण की जांच कराकर फरियादियों की समस्याओं को हल करवाएं। इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने आए फरियादियों से अस्पताल से एस्टीमेट मांगने को कहा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सरकार हर सुख दुख में प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। सरकार आपकी हर उचित समस्या का निराकरण करेगी। विष्णुदेव साय ने आज अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान सूरजपुर में डीएमएफ फंड से स्थापित अरुणोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों से संवाद किया और कोचिंग की गतिविधियों व उपलब्धियों की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि इस शासकीय कोचिंग में विद्यार्थियों को निःशुल्क मार्गदर्शन एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। इस अरुणोदय कोचिंग के विद्यार्थियों ने पीएससी, व्यापम, एसएससी, रेलवे शिक्षक भर्ती सहित अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों को देखते हुए इसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने संस्थान की स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने डीएमएफ फंड की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खनिज क्षेत्रों में खनन से प्रभावित दूरस्थ अंचलों के विकास और लोगों के कल्याण के लिए इस फंड की शुरुआत की गई है।
ताकि स्थानीय युवाओं को शिक्षा और अवसर मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री ने ट्राइबल यूथ हॉस्टल दिल्ली के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इच्छुक विद्यार्थी वहां निःशुल्क रहकर अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही रायपुर स्थित नालंदा परिसर की सुविधाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि वहां ऑनलाइन ऑफलाइन सभी प्रकार की अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। नालंदा परिसर की सफलता को देखते हुए राज्य के 34 स्थानों पर हाईटेक लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही सूरजपुर में भी लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस रविंदर दुदेजा उन्होंने कहा कि सेंगर ने लगभग 7.5 साल की सजा काट ली है, लेकिन मामले की सुनवाई में देरी के लिए सेंगर भी जिम्मेदार है। जिन्होंने कई आवेदन दाखिल किए। उन्नाव रेप पीड़िता के पिता को सेंगर के कहने पर गिरफ्तार किया गया था और 9 अप्रैल 2018 को पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी। सेंगर और अन्य को इस मामले में मार्च 2020 में दिल्ली की एक अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई थी। जस्टिस दुदेजा ने कहा कि जब अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, दोषी के आपराधिक इतिहास और न्यायपालिका में जनता के विश्वास पर प्रभाव जैसे कारकों पर विचार किया जाता है, तो सेंगर जमानत के हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर की सजा को निलंबित करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां जनपद ऊधम सिंह नगर के काशीपुर किसान सुखवंत आत्महत्या प्रकरण में एसआईटी की जांच हुई तेज। बीते दिन घटनास्थल की जांच आज पहुंचे मृतक किसान के घर एसआईटी की हर पहलू कर जांच कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या कांड सबसे सुर्खियों में रहा। पुलिस पर तरह तरह के सवाल उठते रहे। अब एसआईटी ने अपनी जांच तेज कर दी है। कल घटनास्थल पर हर पहलू में जांच की गई। मृतक के घर पहुंचकर हर पहलू पर जांच की गई और परिजनों से पूछताछ भी की गई। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में गठित एसआईटी टीम आज एसपी चंपावत अजय गणपति के नेतृत्व में मृतक किसान सुखवंत सिंह के घर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज किए। आपको बता दें कि बीते दिनों काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह ने जमीन की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में परेशान होकर नैनीताल जिले के काठगोदाम स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पूर्व सुखवंत सिंह के द्वारा प्रसारित वीडियो से पूरे प्रदेश भर में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद सरकार द्वारा आईजी एसआईटी नीलेश आनंद भरने के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद नीलेश आनंद भरने ने कल काठगोदाम के घटनास्थल जाकर साक्ष्य जुटाए और निरीक्षण किया। उसके बाद आज चंपावत में एसपी के तौर पर तैनात और एसआईटी टीम सदस्य अजय गणपति के नेतृत्व में एसआईटी टीम ने मृतक किसान सुखवंत सिंह के घर पहुंचकर उसके परिजनों से बातचीत की और बयान दर्ज किए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अजय गणपति ने कहा कि दोनों मामलों में नीलेश आनंद भरने के नेतृत्व में 5 सदस्य टीम का गठन किया गया है। मामलों से संबंधित सभी दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया जा चुका है। बीती रोज पूरी टीम ने काठगोदाम स्थित वास्तविक घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। आज पूरी टीम मृतक के घर पहुंचकर के परिजनों तथा अन्य साक्षी के साथ बातचीत कर डिटेल में उनके बयान को दोबारा से दर्ज किया जा रहा है। संघ के शताब्दी वर्ष में हिंदू सम्मेलनों की श्रृंखला में रामपुर में होने वाले हिंदू सम्मेलन में सम्मिलित होने पहुंची साध्वी प्राची सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही मुद्दों पर खुलकर बोली। उन्होंने कहा, सरकारों का काम सरकार ही कर रही है और हम लोगों को भी समाज के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। दिन ब दिन टूट रहे परिवारों पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि परिवारों को संगठित रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए, जबकि सरकार से अपील की कि वे जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए। महाराष्ट्र के चुनाव के परिणामों पर बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जिसने भी राम से मुंह मोड़ा उसका अंजाम ऐसा ही हुआ। जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खां पर पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की जगह जेल में ही है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। 550 साल पुराना जो ढांचा था हमने तो वो हटाया है और जो कार्य इन सरकारों में हुआ है
वो कार्य अद्भुत कार्य है, क्योंकि हमें राम मंदिर मिल गया। हमारा सबसे बड़ी खुशी हमारे मंदिर मिल रहे हैं। और ये लोग जो कांग्रेसी, उनसे पूछना चाहूंगी, 70 सालों तक शासन किया, आखिर राम मंदिर क्यों नहीं दिलाया? ये एआई जो ऐप आया, जो उससे ये कांग्रेस और कुछ विपक्षी लोग, आज बड़ा दुख हो रहा है कि इस तरह के ये महापाप कर रहे हैं। और इन पर कोई कानून लाना चाहिए सरकार को, जो कि कानून ऐसा लाए कि इनको सजा मिले। चित्रकूट जनपद में सड़क किनारे मृत अवस्था में दर्जनों बंदरों के मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में बंदरों की हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जाहिर की है, जिस पर सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। मामला सीतापुर चौकी के शिवरामपुर रोड का है, जहां सड़क किनारे 1 किलोमीटर दूर तक क्रम से मृत अवस्था में दर्जनों बंदर पड़े हुए मिले थे, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बंदरों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सभी पाए गए मृत बंदर के शव पानी से भीगे और खून से लथपथ हालत में मिले, जिसमें 21 बंदरों के शव को वन विभाग ने अपने कब्जे में लिया है और 2 बंदर घायल अवस्था में मिले हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि किसी ने बंदरों की हत्या कर सुबह उनके शव को सड़क किनारे फेंक दिया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि बंदरों के साथ ऐसी क्रूर हत्या कर फेंकना सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करना है और यह सोची समझी साजिश के तहत यह कृत्य किया गया है। वहीं प्रशासन से मांग करते हुए इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले में क्षेत्र अधिकारी अरविंद वर्मा का कहना है कि वन विभाग की टीम ने सड़क किनारे 18 बंदरों के शव को अपने कब्जे में लिया था और अभी 3 बंदर के शव और मिले हैं। 2 बंदर जीवित अवस्था में हैं। कुल 21 बंदर मृत अवस्था में मिले हैं, जिनका पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। प्रथम दृश्य बंदरों की मौत करंट लगने से लग रही है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के आधार पर हुई मौत होने की पुष्टि हो पाएगी। यह बंदर कहीं से फेंके गए, जो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आगामी 4 धाम यात्रा 2026 की पवित्रता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के भीतर अब श्रद्धालु मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के फोन सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा में ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स का दायरा सीमित किया जाएगा, जिसके लिए गढ़वाल कमिश्नर की तैयारी में बैठक में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि मंदिर परिसर में प्रवेश से पहले मोबाइल को जमा कराने की व्यवस्था की जा रही है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारे 2 धाम हैं, हमारे 4 धाम श्री केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, ये शीतकालीन के लिए ऐसी परंपराएं हैं वहाँ पर। और वहाँ के जो हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं और वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, सभी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई की कि भगवान इस समय जो है कि ध्यान में होते हैं, साधना में होते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी भी मनुष्य की जो आवाजावी नहीं रहती है। तो उन परंपराओं को देखते हुए उन परंपराओं पर हमको भी पालन करना चाहिए। ये सनातनी परंपरा लंबे समय से जो है कि चल रही, कि उस समय जो है कि वहाँ पर मैं समझता हूँ कोई फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, ऐसा वहाँ के तीर्थ पुरोहित और उन सबका कहना था। उन्होंने मंदिर समिति में इसकी शिकायत दर्ज की थी। रांची पुलिस की एसआईटी ने राज्य में फैले ह्यूमन ट्रैफिक के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए अलग अलग जगहों से अपहृत कुल 12 बच्चों को सकुशल बरामद करने में बड़ी सफलता पाई है, जिनमें से झारखंड से 6, बंगाल से 5 और बिहार के औरंगाबाद से बरामद एक बच्चा शामिल है। इस क्रम में रविवार देर रात रांची में मीडिया को जानकारी देते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बरामद किए गए सभी बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के बीच है। वहीं इस गिरोह में शामिल कुल 13 आरोपी 8 पुरुष और 5 महिलाओं को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया है। और इन सभी बच्चों की उम्र जो है वो लगभग 4-5 साल से लेकर और 12-13 साल तक की एज के बच्चे जो वो गिरोह के तार बंगाल से जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से जुड़े हुए हैं, बिहार, यूपी और झारखंड,
इन सभी स्टेट्स में। इसमें ऐसा कोई जो पकड़ाया है उसमें कोई ऐसा पता है इसके खिलाफ कहीं मामला दर्ज हो और वो भी पकड़ाया हो, ऐसा कोई मामला है? ये सभी लोग जो है इस चीज की हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्व में चार्जशीटेड आरोप पत्रित रहे हैं इन तरीके के मामलों में, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक छुप के सफेद पोश के रूप में काम कर रहे थे। ये लोग के लिए ये बच्चे जो है बेसिकली एक तरीके का कमाई का जरिया थे, और ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह जो होता है, ये प्रोफेशनल बच्चा चोर गिरोह के ये लोग पार्ट। मुंबई के अंधेरी पश्चिम के अंबोली इलाके में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। प्रमोद जोगेंद्र पांडे, जो अभिनेता मनोज चंद्रदेव तिवारी के घर में रहते थे, उनके पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है कि उनके घर से लगभग 5.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। आरोप है कि सुरेंद्र कुमार दीनानाथ शर्मा, जो पहले इस इमारत में काम कर चुका था, उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज में सुरेंद्र शर्मा अलमारी से पैसे चुराते हुए दिखाई दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरदासपुर के नांगल ब्राह्मण गांव के युवक केशव वर्मा की दुखद मौत की खबर सामने आई है, जो 4 महीने पहले इंग्लैंड गया था और सड़क हादसे में घायल हो गया। केशव 2 बहनों का इकलौता भाई था और 4 महीने पहले उसने इंग्लैंड गया था। केशव वर्मा शर्मा की दुखद मौत के बाद गांव में मातम सा छा गया। सभी की आंखें नम हो गई। परिवार वालों ने बताया कि केशव 4 महीने पहले 3 साल के स्टडी वीजा पर इंग्लैंड गया था और अपनी बहन के अपॉइंटमेंट पर भारत लौटने वाला था, और उससे पहले ही यह दुखद हादसा हो गया। केशव अपने चाचा के 3 परिवारों में इकलौता बेटा था और उसकी 2 सगी बहनें भी हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।